पे ब्लैक नहीं हुआ है ना वो कौन टेंस वाला? टेंस वाला? हाँ देख लेना। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। आज हम लोग पैसेज से शुरुआत करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा एरर्स ज़्यादा बनाएंगे। Let us start with passage, then we'll do one close test. Today we won't be doing PQRS. We'll switch over to errors. सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो बता देना सब ठीक है। सीधा पैसेज से स्टार्ट होगा आज, डरना नहीं है पैसेज देख के। यू हैव टू फॉल इन लव विथ पैसेज अगर अच्छा नंबर चाहिए, एग्जाम निकालना है तो। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। स्टार्ट किया जाए पैसेज। डिजाइन हैज मैनीफोल्ड एप्लीकेशंस एंड यूसेजेस। पहले बता दो, उसके बाद मैं क्वेश्चंस दिखाती हूँ। ऑडियो वीडियो सब ठीक है? आज से स्टार्ट कर सकते हैं। आज से मैंने थोड़ा सा बदला है, ठीक है। आज हम एरर के क्वेश्चंस थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, लेकिन ये बैच उन्हीं बच्चों के लिए है ना जिसने पढ़ रखा है, एक बार कोर्स कर लिया है ग्रामर का, या जिसका 70% ग्रामर खत्म हो गया, उसी का एरर्स बन पाएगा। आज मैंने इस साल के प्री का क्वेश्चंस लिया है, ठीक है। इस साल प्री एग्जाम में जो भी ग्रामर के क्वेश्चंस आए थे वो किया है। या सब ओके है? या तो ऐसा करते हैं ना, पैसेज को लास्ट में बना लेते हैं, ठीक है। पैसेज को पहले क्लोज टेस्ट और एरर्स वगैरह कर लेते हैं, फिर टाइम निकालेंगे अच्छे से पैसेज के लिए, पैसेज को लास्ट में बनाएंगे, ठीक है। पहले चलो क्लोज टेस्ट से शुरू करते हैं। ठीक है मैम, किसी दिन एक्टिव पैसिव और नरेशन ले आइएगा। ओके ठीक है। देखो मैंने एक प्लान किया है। मैं किसी दिन क्या करूंगी ना, इस बैच में तो कई बच्चे सिर्फ इसी बैच को लिए हैं ना, ठीक है। चलो एक एक प्लान करते हैं, एक दिन हम लोग इस बैच के कुछ बच्चे हैं इस बैच में जो सिर्फ इसी बैच को लिए हैं, प्रैक्टिस बच्चे। लेकिन सुबह वाले जो अचीवर बैच के बच्चे हैं ना, उनको तो तीनों बैच मिला है। तो मैं क्या करती हूँ ना, बताती हूँ, आपका भी काम हो जाएगा, उनका भी काम हो जाएगा, ठीक है। एक काम किया जाए, मैंने उस बैच में वॉइस और नरेशन पढ़ाया है, और मुझे उस बैच में प्रैक्टिस करवाना ही है। तो मैं क्या करती हूँ ना, आपको तो वहाँ नहीं ले जा सकती हूँ, क्योंकि आपको तो एक्सेस बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ इस बैच को लिया है। तो उन बैच के बच्चों को भी ना इस बैच में बुला लूंगी, और उन्हें बता दूंगी कि आज मैं एक्टिव पैसिव और नरेशन के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ, आप भी आ जाना। आपका भी काम हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा, ठीक है। दोनों का हो जाएगा। आप यहीं रहना, उस बैच के बच्चों को उसमें बुला लूंगी, उनका भी यहाँ एक्टिव पैसिव हो जाएगा। ओके तो चलो स्टार्ट किया जाए, ठीक है। ये आपका क्लोज टेस्ट है, आप इसको पढ़िए, ठीक है। 10 ब्लैंक्स है इसमें, 10 ब्लैंक का क्लोज टेस्ट में 2 क्लोज टेस्ट कवर हो जाता है। अब मैं शांत हो जाती हूँ, साइड हट जाती हूँ। कमेंट बॉक्स में काइंडली, कमेंट बॉक्स में, हाँ कमेंट बॉक्स में ना कमेंट करना बंद करिएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर मत दीजिएगा, ठीक है। अपना आंसर अपने पास छुपा के रखिएगा, जब मैं पूछूंगी तभी बोलिएगा, ठीक है। मैं साइड हो जा रही हूँ। बस आपका ये चारों अपने मन में रखिएगा, आंसर चारों सॉल्व हो जाए तो मुझे डन बोलना, मैं स्लाइड बदल दूंगी।
डन हो गया है। 5 ऑप्शन का आंसर अपने पास रख लिया आपने। नेक्स्ट 5। हो गया। स्टार्ट किया जाए। काफी टाइम दे दिया है। अरे पोल तो मैं स्टार्ट ही करती हूँ, बस गड़बड़ हो जाता है ना। ये जो मैं जो बोलती हूँ ना, आपके पास 17 सेकंड लेटेंसी पीरियड है। मैं जो बोलती हूँ 15 सेकंड के बाद आपके पास पहुंचता है। उसी वजह से पोल गड़बड़ हो जा रहा है कि मैंने कुछ बोला और आंसर 15 पोल आया 15 सेकंड बाद, फिर आपने आंसर दिया, फिर मेरे पास आपका आंसर 15 सेकंड बाद आया। इसी में गड़बड़ हो जा रहा था। चलो बिना पोल के भी हम लोग पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो पहला वाला का आंसर बताना, उसके बाद मैं समझाऊंगी। पहला वाला का आंसर बच्चों रिड्यूस्ड बोल रहा है। प्रिंटिंग रिड्यूस्ड, ओके। नेक्स्ट वाले का नेक्स्ट वाले का पहले आप अपना आंसर दे दो। लेबर। दूसरे वाले का थर्ड वाले का आंसर दीजिए। मल्टीपल, कुछ को मिक्स्ड भी लगेगा मल्टीपल। फोर्थ वाले का फोर्थ वाले का फोर्थ वाले का आंसर आ रहा है ईज। ईज मतलब आसानी से। फिफ्थ वाले का बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है। ये फ्रेजल वर्ब है एक।
रीच इन, रीच आउट, रीच एट। रीच एट किसी जगह पे पहुंचना, और रीच के साथ तो एट लगता ही नहीं है। कुछ बच्चे ब्रिलियंस भी बोल रहे हैं, बट आंसर ईज होगा, बता रही हूं क्यों। रीच आउट, रीच आउट का मतलब है पहुंचना, लोगों तक पहुंचना, अवेलेबल, उपलब्ध होना। सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ वाला सारा टेंस का खेल है। ये वाला टेंस का खेल है, ये भी टेंस का खेल है। बताइए नेक्स्ट वाला। रिलेटेड, मैंने क्रिएटेड, उसके बाद, उसके बाद किसी को ईज करना, एक तो शांत करना भी होता है, और ईज मतलब कोई भी काम इजीली होना, आसानी से। रेस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला बच्चे हमारे लिव्ड बता रहे हैं। फोर्थ वाला स्टफ्ड, सीक्रेट, स्टोर्ड एंड सेक्रेड। सराउंडेड क्यों नहीं होगा, बता रही हूं। सब सब क्यों ये नहीं होगा, ये क्यों होगा, मैं सबको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, पहले आप अपना आंसर दे दो ना। नाइन्थ वाले का, they heard dash text read out, ballads recited and folk tales. Sacred मतलब होली, पवित्र। सीक्रेट कहाँ से है? सीक्रेट मतलब मैं सीक्रेट चिल्ला चिल्ला कर सीक्रेट चीज बता रहे हैं। टेक्स्ट मतलब बुक्स, महाभारत रामायण जैसे पवित्र बुक्स। और लास्ट वाला क्या है? नरेट, कहानी को नरेट करते हैं। ओके, हाँ, कुछ ग्रामर पे था, कुछ वो कैप पे बेस्ड था। तो चलो इसी बात पे स्कोर बता दो, आउट ऑफ 10 कितना आया। अब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, आउट ऑफ 10 बता देना। यश 8 आया है, प्रतीक का 10 आया है, 8 करेक्ट है रोहित का, गौरव पता नहीं चला जा रहा है, इतना तेजी से आ रहा है ना। 10 आया है, शुभम का 10 आया है, रक्षा का 9 आया है, कल्याण, सुमित का 7 आया है। अरे इतना तेजी से जा रहा है, मतलब अच्छा ही आया है। 8 9 10 वाला ही देख रही हूँ। कुछ 5 वाले भी बताना भाई, 3 4 5 वाला भी बताना है। चलो पहले हम ध्यान से पढ़ते हैं। जिसका गलत हुआ है वो चीजों को ध्यान से सुनना, जिसका करेक्ट हो गया है वो तो चलो ठीक है, जिसका रॉन्ग हुआ है ध्यान से सुनना। रिड्यूस करना मतलब किसी भी चीज को कम करना, डिक्रीज करना, कम करना। रिकवर करना मतलब वापस आपने रीगेन कर लिया, रिकवर कर लिया। बीमारी से भी रिकवर कर सकते हो, या कोई चीज जो आपके हाथ से निकल गया आपने वापस ले गया। रिप्रोड्यूस तो पता है, रिमूव। ये बोल रहे विद द प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस के साथ
एक न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज हुआ। इमर्ज करना मतलब ग्रो करना। जैसे प्रिंटिंग प्रेस का आगमन हुआ, जब प्रिंटिंग प्रेस के साथ साथ जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो एक नए रीड करने वाले पब्लिक भी डेवलप हुए। इमर्ज पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। इमर्ज करना मतलब ग्रो हुआ, लोग पढ़ने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी प्रिंटिंग प्रेस के साथ, पॉजिटिव बोला है। प्रिंटिंग डैश द कॉस्ट ऑफ बुक्स, प्रिंटिंग के आने से बुक्स का कॉस्ट कम हुआ या ज्यादा हुआ। अब प्रिंटिंग रिप्रोड्यूस थोड़ी होगा, प्रिंटिंग ने बुक्स का रिप्रोडक्शन थोड़ी किया। रिप्रोडक्शन मतलब कोई भी चीज रिप्रोड्यूस करना, ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं। प्रिंटिंग ने कॉस्ट को रिमूव नहीं किया, प्रिंटिंग के आने से ना बुक्स का कॉस्ट, ठीक है, रिड्यूस हो गया। आगे जाके आपको पता चला रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस रिकवर नहीं हुआ, वापस थोड़ी हुआ। प्रिंटिंग प्रेस आया ना तो द बुक छापने का जो कॉस्ट होता है वो कम हो गया। मतलब यहाँ पे बताया है ना पूरा पैसेज को, इसीलिए मैंने बोला एक बार पहले पढ़ लिया जाता है। जब भी मैं आपको टाइम दूं ना तो आप सीधा ब्लैंक को मत फिल करना, एक बार पढ़ लेना। यहाँ प्रिंटिंग प्रेस के बारे में कुछ अच्छा अच्छा बोला है कि प्रिंटिंग प्रेस के आने से बुक छापने का कॉस्ट कम हो गया, ठीक है, और लोग बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने लगे, बुक छापने की संख्या भी बढ़ने लगी है। पॉजिटिव पॉजिटिव बोला, ठीक है। द टाइम एंड डैश रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच बुक, जो प्रिंटिंग प्रेस के आने से जो टाइम लगता था बुक्स को छापने में, प्रोड्यूस करने में, केम डाउन। केम डाउन का मतलब है कम होना, मतलब प्रिंटिंग प्रेस के आने से टाइम भी कम लगने लगा। और फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, फेम मतलब फेमस। प्रिंटिंग प्रेस के आने से प्रसिद्धि थोड़ी कम होने लगी, प्रिंटिंग प्रेस के आने से हेल्थ थोड़ी कम हुआ, प्रिंटिंग प्रेस के आने से करेज थोड़ी कम हुआ, प्रिंटिंग प्रेस के आने से आपका साहस कम हो गया। लेबर का मतलब होता है मेहनत। जैसे लेबरर होते हैं ना, लेबरर्स जो मजदूर होते हैं, वैसे लेबर का मतलब होता है मेहनत, योर एफर्ट, मेहनत। तो ये बोल रहे प्रिंटिंग प्रेस के आने से बुक्स छापने का कॉस्ट भी कम हो गया और टाइम और मेहनत भी कम हो गया। ओके, प्रिंटिंग प्रेस के आने से तो लेबर ना, लेबर का मतलब होता है मेहनत, जो आप मेहनत करते हो। ओके, तो प्रिंटिंग प्रेस के आने से ये भी कम हो गया। डैश कॉपीज कुड नाउ बी प्रोड्यूस्ड, प्रिंटिंग प्रेस के आने से अब बहुत सारे, एक किताब के बहुत सारे कॉपीज आप प्रोड्यूस करने लगे। बहुत सारे कॉपीज, उसका एक नहीं 10,000 20,000 30,000 कॉपीज। तो यहाँ पे देखो, चलो पहला वाला तो रिड्यूस हो गया, मेहनत भी कम पड़ गया। अब कलेक्टिव कॉपीज नहीं होगा ना, कलेक्टिव मतलब एकजुट, एक साथ। ये बोल रहे हैं कि प्रिंटिंग प्रेस के आने से कॉपीज की संख्या भी बढ़ी, ठीक है। तो कंपाउंड नहीं होगा, कंपाउंड का मतलब है दो चीज को जोड़कर एक बनाना। और मिक्स्ड भी नहीं होगा, मिक्स्ड कहीं से संख्या नहीं बताता, मिक्स का मतलब है एक ही चीज में, एक ही संख्या वाली कोई चीज में आप बहुत सारी चीज मिक्स कर सकते हो। तो मल्टीपल, मल्टीपल मतलब बहुत ज्यादा, प्लेंटीफुल, मल्टीपल कॉपीज, कलेक्टिव भी नहीं होगा। बुक्स के मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस होने लगे, मल्टीपल मतलब बहुत ज्यादा, तरह तरह के बुक्स की बहुत ज्यादा संख्या, मल्टीपल मतलब संख्या में ज्यादा बुक्स प्रोड्यूस होने लगे और आसानी से, विथ ग्रेटर। अब देखो ये जो ईज वर्ड होता है ना, सॉरी स्टूडेंट का कहना था कि मैम ईज तो शांत करने वाला भी सेंस होता है ना। हाँ, एक ईज वर्ड किससे निकल के आया है? ईज वर्ड निकल के आया है इजी से, इजी मतलब आसानी से, तो ईज एडजेक्टिव है, इजी एडजेक्टिव है। बट जो ये ईज है ना, ये नाउन का भी काम कर सकता है, वर्ब का भी। किसी को ईज करना है, एक तो किसी को ईज का पास्ट टेंस भी बनता है, वर्ब है। किसी को ईज करना मतलब किसी को शांत करना, ओके। किसी को इजी करना मतलब किसी को कंफर्ट करना, शांत करना। जो लोग गुस्से में है उसको कंफर्टेबल कर रहे हो, शांत कर रहे हो। और एक ईज का मतलब, एक ईज नाउन भी होता है जो यहाँ पे लगा है ना, विथ ग्रेटर ईज। ग्रेटर ईज का मतलब है इजी तरीके से, आसानी से। तो आप देखो ग्रेटर एडजेक्टिव है और विथ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन चाहिए और एडजेक्टिव के बाद भी नाउन चाहिए। तो यहाँ का ईज एडजेक्टिव है, आसानी से बुक्स प्रोड्यूस होने लगे, ठीक है। तो पहला वाला है प्रिंटिंग का कॉस्ट भी कम हो गया, मेहनत भी कम हो गया, मल्टीपल बहुत ज्यादा कॉपीज भी प्रोड्यूस होने लगे और आसानी से। ब्यूटी से सुंदरता के साथ नहीं,
चैरिटी मतलब वो चैरिटी करना, हेल्प करना किसी को। और ब्रिलियंस मतलब शानदार, तो शानदार तरीके से कोई चीज थोड़ी हो रहा है। विथ ग्रेटर, प्रिंटिंग प्रोसेस, प्रिंटिंग आने की वजह से ना कम मेहनत में कम टाइम में विथ ग्रेटर आसानी से, ब्रिलियंस नहीं होगा। ब्रिलियंस का मतलब होता है बड़ी शानदार, कोई भी चीज बहुत भव्य शानदार वाला सेंस नहीं जा रहा, आसानी से बुक प्रोड्यूस होने होंगे। और रीच आउट लिख लो। और बुक्स फ्लडेड द मार्केट, बुक्स की बौछार आ गई मार्केट में, और बुक्स इजीली पढ़ने वाले लोगों के लिए अवेलेबल होने लगा। रीच आउट का मतलब होता है अवेलेबल, रीच आउट मतलब लोगों तक पहुंचना, अवेलेबल होना। रीच आउट टू पब्लिक, पब्लिक तक पहुंचा, सॉरी, रीच आउट आसानी से मतलब रीच आउट मतलब लोगों तक पहुंचना। मार्केट में बुक्स भर गया और इजीली लोगों तक पहुंच रहा था। एक्सेस टू बुक्स डैश अ कल्चर, और ज्यादा बुक्स होने की वजह से ना लोगों ने एक हैबिट डेवलप किया बुक्स पढ़ने का। तो ये पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है ना, जब प्रिंटिंग प्रेस आया, इमर्ज हुआ, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस सब जगह पास्ट पास्ट दिख रहा है, सब जगह पास्ट पास्ट दिख रहा है। जब प्रिंटिंग प्रेस आया था तब की बात कर रहे हैं। प्रिंटिंग प्रेस आया तो बहुत पहले था, तो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में ये लिया करोगे। ओके, एक्सेस टू बुक्स क्रिएटेड अ न्यू कल्चर, देखो अगेन पास्ट। अर्लियर रीडिंग वॉज, पहले, अर्लियर मतलब पहले, प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले रीडिंग वाली जो हैबिट थी ना वो सीमित थी सिर्फ एलीट क्लास। एलीट क्लास मतलब जो पढ़े लिखे लोग होते थे ना, एलीट थोड़े सिविलाइज पढ़े लिखे लोग होते थे, बस वही बुक्स को ज़्यादा पढ़ते थे, क्योंकि बुक्स का कॉस्ट भी ज़्यादा हुआ करता था। बट प्रिंटिंग प्रेस के आने से सस्ता हो गया, अब सब लोग पढ़ रहे थे। तो अर्लियर इट वॉज, यहाँ पे टू है, टू सराउंडेड के साथ कभी टू थोड़ी लगता है। अर्लियर रीडिंग वाली हैबिट जो थी वो एलिट क्लास तक ही, रिच क्लास तक ही सीमित थी, सराउंडेड नहीं होगा। सराउंडेड के साथ बाय होता है या सराउंडेड विथ होता है, लेकिन यहाँ तो टू लगा है। और कंट्रोल्ड भी, कंट्रोल्ड बाय होता है। और डिप्राइव्ड मतलब वंचित, वंचित होना, डिप्राइव्ड के साथ ऑफ होता है। तो प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले एलीट क्लास वंचित थोड़े थे, किताबें सीमित थी सिर्फ एलीट क्लास तक, बट अब कॉमन लोग भी पढ़ रहे हैं। तो रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है सीमित होना, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड के साथ भी टू लगता है, रिस्ट्रिक्टेड टू, आप बोलते हो लिमिटेड टू, सीमित रहना, कन्फाइंड टू, सबके साथ टू लगता है। और आगे जाके टू लगा है ना, ये बड़े लोगों तक ही सीमित थी, बट प्रिंटिंग प्रेस के आने से किताबों की कीमत कम हो गई। और कॉमन पीपल डैश इन अ वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर, ओरल मतलब पढ़ना, कॉमन लोग भी, साधारण लोगों ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। और सेंटेंस पास्ट में जा रहा है तो ये होगा। इमर्ज का बहुत सारा मतलब होता है। एक इमर्ज करना मतलब ग्रो होना, एक इमर्ज करना डेवलप करना, और एक इमर्ज करना मतलब कोई भी चीज प्रतीत हो रहा है, इमर्ज करता हुआ दिख रहा है, सन इमर्ज हो रहा है, प्रतीत होते हुए दिख रहा है, बहुत सारा मतलब होता है। 6, हाँ 6 मैम, 2 के बाद V1 आता है 6 में, 6 में 2 के बाद V1 आता है। कहाँ तक 6 तो मला देखा नहीं मैंने। एक्सेस टू बुक्स, अच्छा ये जो 2 लगा है ये तो इन्फिनिटिव है ना, 2 के साथ V1 आता है तो इन्फिनिटिव होता है, बट ये 2 तो बुक्स के लिए लगा है ना, तो ये 2 प्रेपोजिशन है, ठीक है। एक्सेस टू बुक्स, ये 2 प्रेपोजिशन है जो बुक्स के लिए लगा है, तो यहां नहीं करना, यहां नहीं करना। सराउंडेड बाय विथ होता है, वो इन्फिनिटिव नहीं है, यहाँ तो प्रेपोजिशन है। और ये बोल रहे कॉमन पीपल रहने लगे किताबों की दुनिया में। दे हर्ड, कॉमन पीपल दे हर्ड टेक्स्ट रीड आउट, ओके, उनके सामने जो ग्रंथ वगैरह होते हैं ना। स्टफ्ड का मतलब होता है क्राउडेड, स्टफ कर दिया मतलब एकदम भीड़, कंजस्टेड, क्राउडेड, ओके। स्टफ कर देना का मतलब होता है ना, मेरे पास बहुत सारा स्टफ है मतलब मेरे पास बहुत सामान है, मतलब भरा पड़ा है, क्राउडेड है। तो स्टफ्ड टेक्स्ट थोड़ी होगा। सीक्रेट, सीक्रेट टेक्स्ट थोड़ी पढ़ा जाता था कॉमन लोगों के पास, चिल्ला चिल्ला कर सीक्रेट नहीं पढ़ा जाता। सेक्रेट, सेक्रेट का मतलब है जो धार्मिक पवित्र ग्रंथ वगैरह है वो पढ़ा जाता। तो स्टोर नहीं, स्टोर का मतलब है पहले से सेव करके रखना, सेक्रेट। सेक्रेट वगैरह टेक्स्ट पढ़ा जाता था। बैलेड्स पढ़े जाते थे, बैलेड्स मतलब जैसे रामायण भी एक बैलेड है,
कोई पोयम जिसमें पूरी कहानी बता गई है। रामायण भी क्या है, एक पोयम ही है ना, जहाँ राम जी की पूरी कहानी बताई गई है, रिसाइट किया जाता है। रिसाइट का मतलब है सामने बोलना। और टेल्स, टेल्स का मतलब क्या है, TALE, ये टेल का मतलब है स्टोरी। हम स्टोरी को क्या करते हैं, स्टोरी को डिपिक्ट नहीं करते। डिपिक्ट करना मतलब दर्शाना। कोई कहानी है उसको एक्ट करके दर्शा रहे हो, कहानी को नाटक के रूप में दर्शाना इस किसी कैरेक्टर को डिपिक्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पे कहानी को हम नरेट करते हैं, रिकॉर्ड भी नहीं करते, नरेट। स्टफ्ड पराठा होता है, हाँ। ओके, 7th वाला क्वेश्चन दोबारा बताइए। प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले ये जो किताबें थी ना, ये बड़े लोग ही पढ़ा करते थे, ये बड़े लोगों तक ही रिस्ट्रिक्टेड था, ये किताबें बड़े लोग तक ही लिमिटेड था, मतलब सिर्फ वही पढ़ते थे। बट प्रिंटिंग प्रेस के आने से कॉमन मैन भी पढ़ने लगे, रिस्ट्रिक्टेड टू, सीमित। आगे बढ़े, स्टफ कर दिया मतलब एकदम क्राउडेड। स्टफ पराठा, पराठा के अंदर पनीर पराठा, वेजिटेबल स्टफ पराठा। कुछ पूछना है तो पूछिए, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो लास्ट वाला रॉन्ग हो गया ना। कहानी को नरेट करते हो ना, नरेट करना, कहानी वगैरह कोई नरेशन कर रहे हो, विवरण हो रहा है, कहानी को नरेशन करते हैं, कहानी को इनैक्ट थोड़ी कर रहे हैं। इनैक्ट करना मतलब ड्रामा को इनैक्ट किया जाता है, एक्टिंग करके उस कहानी को नाटक के रूप में दर्शा रहे। रिसाइट का मतलब है उच्चारण करना, जैसे मंत्र वगैरह रिसाइट करते हैं ना। अच्छा, आपके स्कूल में रेसिटेशन टेस्ट होता है ना, रेसिटेशन टेस्ट में आप जाके रिसाइट उच्चारण करके मतलब आपको बोलना होता है। ओरल टेस्ट में कोई पोयम वगैरह रिसाइट करना होता, दोहा वगैरह को रिसाइट करते हैं। रीच आउट का मतलब है पहुंचना, अवेलेबल होना, लोगों तक किताबें पहुंच रही है। आगे बढ़े, हाँ मैं सोच रही हूँ ना, पहले पैसेज करवा दूं, फिर हम आराम से एरर्स करेंगे। ये 2023 में इसी साल आए हुए सारे प्री के एरर है। अब मैंने सोचा कि चलो कुछ प्रीवियस ईयर का एरर्स करवा दिया जाए। देखो पहले क्या है ना, पहले ये पैसेज है, पैसेज को मैं दिखा देती हूँ। ओके, रुको यार, रुको रुको, यही है ना, क्या है दो, हाँ थोड़ा, पैसेज का पहले आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। डरना मत, डरना मत। द एबिलिटी ऑफ अ डिजाइन टू फुलफिल द पर्पस इज कॉल्ड। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये लाइन को बस याद रख लो। द एबिलिटी ऑफ अ डिजाइन, डिजाइन की एबिलिटी टू फुलफिल द पर्पस, उसको क्या बोलते हैं। थोड़ा सा ये लाइन जहां पे होगा ना, रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से कर लो। उसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस दिखा दे रही, क्वेश्चन दिखा दो। एस्थेटिक्स इज मेनली कंसर्न्ड विथ, एस्थेटिक्स क्या होता है ये तो मैं बताऊंगी नहीं, ये तो आपको पैसेज से ही ढूंढना है। ये एस्थेटिक्स किस चीज से रिलेटेड होता है, ये एक साइंस है जो किससे संबंधित है। द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मतलब पहलू ऑफ अ ग्राफिक डिजाइन, इसका मतलब है पैसेज पूरे डिजाइन के बारे में। तो ये जो पहलू है ना डिजाइन का, प्रैक्टिकल पहलू ऑफ अ डिजाइन डू नॉट टेक इनटू अकाउंट। टेक इनटू अकाउंट का मतलब है कंसिडर करना, मतलब उससे रिलेट, किस चीज से रिलेटेड नहीं है। टेक इनटू अकाउंट मतलब मैटर को टेक इनटू अकाउंट करो, मतलब मैटर के बारे में सोचो, उससे संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है, इसका मतलब है 3 चीज से संबंधित है, कोई एक चीज होगा उससे नहीं है। और बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ अ डिश, कोई भी आप डिश खाते हो तो उसका कौन सा पहलू है जो सेंसरी अपील से रिलेटेड नहीं है। डरना मत, सब एक एक वर्ड का ऑप्शन है, एकदम डरना नहीं है कि मैम मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, दुनिया खत्म हो रही है, और पैसेज किसके बारे में है। ठीक है, तो चलो अब आज PQRS नहीं है, ठीक है, आज PQRS नहीं है, आज एरर ज्यादा करवाऊंगी, पढ़ो आप। चलिए पढ़ना शुरू करिए। आधा नहीं भी समझ में आएगा फिर भी काम हो जाएगा, पीछे का क्वेश्चन देख लेना कि कहाँ पे क्या क्या है।
क्वेश्चन मैंने पहले इसीलिए दिखाया ना। रिप्रोड्यूस करना मतलब संख्या बढ़ाना, एक से रिप्रोड्यूस करके दूसरा, दूसरे से तीसरा। बहुत सारा वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आएगा, बट दुनिया खत्म नहीं होने वाली। आपने ये पैसेज पढ़ा, स्टोर करना, क्यों नहीं? स्टोर का मतलब है पहले से जमा करके रखना है। बुक्स को आप जमा करके थोड़ी रखे हो। सेक्रेड्स, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, टेक्स्ट, उसको पढ़ पढ़ के सुनाया जाता है। अच्छा देखो, एक मिनट, आप मेरे को बताओ, थोड़ा सा आपको पैसेज पढ़ने का स्टाइल बताना होगा। अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन दिखाया, मैंने आपको पीछे क्वेश्चन दिखा दिया है। आपको क्या लगता है कि आपने पीछे क्वेश्चन कुछ तो मैंने आपको दिखाया, तो कुछ तो याद होगा ना? क्या लग रहा है इस पैसेज में कौन कौन सा वर्ड या कौन कौन सा लाइन आपको लग रहा है कि जिसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर लूँ या मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं? क्योंकि आपका तो ऑफलाइन ऑनलाइन है, आप तो अंडरलाइन नहीं कर सकते हो ना। कौन कौन सा वर्ड जरा मेरे को बताना क्वेश्चन दिखाने के बाद। क्या लग रहा है कि आपने पीछे मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, उस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में क्या क्या वर्ड दिखा, जो हम फर्स्ट पैराग्राफ में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया है कि पीछे इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। जरा बताना। और जरूरी नहीं है कि आपको सब याद रहे, आपको 5 में से एक भी याद हो सकता है। कौन सा आपको लग रहा है कि मेरे को ना वो वर्ड सब मेरे को पीछे दिखा था? एक एस्थेटिक्स वाला दिखा था ना, व्हाट डू यू मीन बाय एस्थेटिक्स? एस्थेटिक्स दिखा था, फिर कुछ सेंसरी भी दिखा था, सेंसरी और वो सब दिखा था। फिर मेरे को पहला क्वेश्चन में ना एक ये वर्ड दिखा था, पहला क्वेश्चन में ना ये टियोलॉजी वर्ड ऑप्शन में दिखा था। हाँ, हाँ, ये थोड़ा सा याद रखना है, इससे क्या होगा ना, आपका काम आसान हो जाए। ओके, एक टियोलॉजी, और जरूरी नहीं है कि आपको सब याद रखे, मान के चलो कि बस मेरे को इतने याद आ रहा है। मेरे को एक टेलियोलॉजी, टियो नहीं, टेलियोलॉजी वाला दिखा था, और मेरे को कुछ ब्यूटी एस्थेटिक और ऐसा ऐसा वाला दिखा था। हर बच्चा को ना हर चीज याद नहीं रहेगा, एक दो ही याद रहता है, ठीक है? हाँ, तो मैं थोड़ा सा इसको ध्यान रखूंगी, मेरे को लगेगा कि यहाँ पे मेरे को कुछ आंसर मिलेगा, ठीक है? आंसर मिलेगा। डिजाइन वगैरह तो था ही, डिजाइन तो सब जगह दिख रहा था। ओके, एक मिनट, अब दूसरा पैराग्राफ में आओ, कैसे आंसर ढूंढा जाता है ना। क्या है यार, नेक्स्ट वाला। कुछ फूड वाला भी था, ठीक है? फूड वाला भी है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था ना कि ये 3 चीज, फूड वाला 3 चीज से रिलेटेड है और एक से नहीं है। तो यहाँ पे भी मेरे को लग रहा है कुछ आंसर मिल सकता है, ये वाला लाइन, क्योंकि पैसेज के सब लाइन से सेट थोड़ी होता है।
यहाँ पे भी एक आंसर मिलेगा। हाँ, मैंने बोला था बैच 3 से 4 मंथ चलेगा, तो बैच 4 मंथ्स चलेगा। पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी। जनवरी के अंत तक ये बैच चलेगा। बोला तो मैंने 3 मंथ्स ही था। हो गया ये। अब देखो, अब मेरे को था विजुअल टेस्ट, ग्राफिकल अपील, टेलियोलॉजी, सेमोटिक वैल्यू। अब मेरे को कहाँ पे जाना है? पहले इसका आंसर बता दो। आंसर बच्चे हमारे टेलियोलॉजी बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है ना, कि आपको क्या करना है कि ये आंसर होगा कि नहीं, द एबिलिटी ऑफ अ डिजाइन। कि टेलियोलॉजी वाला क्या करना कि टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। कभी कभी आप क्या करते हैं, पैसेज को थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ के भी आंसर पे जा सकते हो। क्या इसका आंसर क्या इसका आंसर टेलियोलॉजी होगा? भगवान, क्या हो रहा है बोर्ड? हाँ, देखो यहाँ पे क्या ये आंसर हो सकता है? पढ़ के देखो। आपको कुछ नहीं करना था, आप पूरा आप ये सब इधर का नहीं भी पढ़ते हैं ना, फिर भी आपको एक आंसर मिल जाता है। कि टेलियोलॉजी वाला लाइन भी यहाँ डायरेक्ट दिया है। यही ब्यूटी होती है एसएससी और बैंकिंग में थोड़ा सा इकोनॉमिक वाले पैसेजेस आ जाते हैं। देखो, इन थियोरिटिकल टर्म्स द एबिलिटी ऑफ डिजाइन टू फुलफिल द फंक्शन और पर्पस इज कॉल्ड टेलियोलॉजी। ठीक है, और यहाँ भी ठीक वही आंसर है, द एबिलिटी ऑफ फुलफिल द फंक्शन। इसका मतलब है आंसर ये मिल गया। अब सेकेंड वाला आ जाओ। एस्थेटिक्स इज मेनली कंसर्न्ड विथ। एस्थेटिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है, ये तो आपने वन वर्ड में किया भी है। वन वर्ड में मैंने आपको एस्थेटिक्स करवाया है, बट ठीक है, पैसेज के अनुसार एस्थेटिक्स में चलते हैं। हमें एस्थेटिक्स वर्ड कहीं मिल गया। अब देखो, पहला पैसेज पैराग्राफ में हमें 2 आंसर मिल जाएगा। क्या होगा, पढ़ लो। एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स का मतलब क्या होता है? ये बोल रहे हैं वेदर एस्थेटिक, टेलियोलॉजिकल और सेमियोटिक। अब आप बोलोगे मैम ये सब का तो मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या है? सबका मतलब बताया है। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बताया है। टेलियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बताया है। और सेमियोटिक क्या होता है, इसका पीछे बताया है। तो आपको ऐसा नहीं है कि बनेगा नहीं, आराम से बना लोगे। अब बताओ कि क्या होगा आंसर। यस, एस्थेटिक का मतलब होता है जो ब्यूटी से रिलेटेड है। ब्यूटी, खाने की सुंदरता जो हमें अपील करता है। कुछ कुछ खाना ना, हमें कुछ कुछ खाने को इतने अच्छे से सजा के देते हैं। कुछ कुछ खाने की खुशबू इतनी अच्छी होती है। कुछ खाने को इतने अच्छे से ब्यूटीफुल बना के देते हैं ना, कि ये हमें अपील करता है, ना मन होते हुए भी हम खाते हैं। तो एस्थेटिक का मतलब होता है सेंसरी अपील। अपील करता है मतलब, एक अपील का मतलब होता है आवेदन करना। कोर्ट वगैरह में अपील, जज के सामने अपील कर रहे हो, और एक अपील कर रहा है मतलब आपको आकर्षित कर रहा है। तो सेंसरी अपील तो दिया है यहाँ पे, दिया था ना। 2 क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही बन गया। सेंसरी, आपके सेंसेस को, आपके टेस्ट को। सेंसेस मतलब जैसे आपके टेस्ट वर्ड को, आपको देख के ही लालच आ जाएगा। ब्यूटी और टेस्ट से रिलेटेड है, ये आपका ऐसे ही हो गया। अभी तक तो आपने पढ़ा भी नहीं, अभी तक आपने पढ़ा भी नहीं है। अब थर्ड आके देखो, द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ ग्राफिक डिजाइन। अब हम क्या करेंगे,
थोड़ा सा ग्राफिक डिजाइन वाले पे चलेंगे कि कहाँ पे ग्राफिक डिजाइन का 3 पहलू होता है, उसमें से कौन नहीं होता है। तो मेरे को पहला वाले में ग्राफिक डिजाइन मिला था कहाँ पे, एक बार बताना, ग्राफिक डिजाइन से कुछ है? ग्राफिक वाला पहला पैराग्राफ में दिखा था कहीं? मुझे 3 आंसर तो पहले ही पैराग्राफ में शायद मिल जाए। ये देखो, कंसर्न विद द जजमेंट ऑफ विजुअल टेस्ट, हियर इट इज मेंट अ सेंसरी अप्रिसिएशन ऑफ ग्राफिक डिजाइन आ गया। और ग्राफिक डिजाइन का पहलू के बारे में बोला है। तो ग्राफिक डिजाइन के पहलू में क्या क्या है? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ गिवन डेटा सच एज यूजेबिलिटी, कम्युनिकेबिलिटी, रीडेबिलिटी एंड मेकिंग एन इम्पैक्ट। तो ये सब तो है, यूजेबिलिटी, कम्युनिकेबिलिटी, रीडेबिलिटी है, कौन सा नहीं है? तो कभी कभी क्या होता है ना, क्या हो रहा है, कौन सा नहीं है पूछा है, ठीक है। तो आपका ये था ना, ये था, ये भी था, ये भी था, बट प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, सब ये वर्ड नहीं। तो ये यही आंसर है, इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आप बिना पैसेज पढ़े भी ना थोड़ा सा ट्रिक लगाना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। हम लोग हर तरह से करेंगे। ये पूछा है कौन सा नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी नहीं है, बाकी सब तो है। ये भी हो गया आपका, तो बिना पढ़े भी आप कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ अ डिश, कोई भी खाना का कौन सा पहलू ऐसा है जो आपको अट्रैक्ट नहीं करता है, ठीक है। कौन सा चीज है अट्रैक्ट नहीं करता है? तो यहाँ हमने देखा ना, कौन सा चीज है खाना का जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता, खुशबू तो करते ही, तो यहाँ पे पूरा था। अब मुझे बताओ कि कौन कौन सा चीज अट्रैक्ट कर रहा है, दिया है, कौन सा नहीं करता है? खुशबू तो अट्रैक्ट करता ही है, टेस्ट भी अट्रैक्ट करता है, सजा के भी दोगे तो अट्रैक्ट करता है। हम खाना का न्यूट्रिशनल वैल्यू से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। उसमें कितना न्यूट्रिशन है इससे थोड़ी अट्रैक्ट होते हैं, उसका कलर से, उसके खुशबू से, उसके टेस्ट से, ठीक है, डेकोरेशन से अट्रैक्ट होते हैं। किससे अट्रैक्ट नहीं होते हैं? न्यूट्रिशन तो बाद की बात है, इसमें कितना न्यूट्रिशन है, ये किसमें कितना पोषण है, ये थोड़ी देखते हैं। ओके हम तो प्रेजेंटेशन, किस तरह से खाना को प्रस्तुत किया जा रहा है, इससे अट्रैक्ट होते हैं। खुशबू, एरोमा, इससे भी होते हैं, इससे नहीं होते, इससे नहीं होते हैं। और हो गया आपका। अब पैसेज किसके बारे में है, ठीक है, पैसेज किसके बारे में है ना, इसके लिए आपको क्या करना है। अब तो ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, ठीक है। पैसेज डिजाइन तो सब जगह दिया है, यहाँ भी डिजाइन है और यहाँ भी डिजाइन है, और ये भी लगेगा कि खाने को कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाता है, ये भी लग रहा है। अब बोलेगा मैम पूरा पैसेज में तो ये भी बोला गया है कि खाने को आकर्षक कैसे बनाया जाता है, फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इट, खाने का डिजाइन का फंक्शनल एस्पेक्ट क्या होता है, ओके फिर इसका एस्थेटिक ब्यूटी एस्पेक्ट क्या होता है। तो आपको लगेगा ना कि सब होगा, सब होगा, सब होगा। लेकिन एक बार मेरे को आंसर बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगी। और मैंने आपको बोला भी है कि पैसेज किसके बारे में है ना, पहले का लाइंस पढ़ो। पैसेज का टाइटल बनाने के लिए या पैसेज किस बारे में है उसको पढ़ने के लिए पैसेज का पहला 4-5 लाइंस पढ़ो। क्योंकि पहला 4-5 लाइंस में ना हम क्या बताते हैं कि हम जिसके बारे में बता रहे हैं, मेन मुद्दे को बारे, और फिर इस मेन चीज के से रिलेटेड और क्या क्या बातें हैं सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में बताते हैं। ओके तो देखो कि पैसेज का ओपनिंग किससे हो रहा है। हम पैसेज का शुरुआती लाइन, पैसेज में शुरू में हम बोलना, मतलब ये बताते हैं कि हम ये चीज बोलना चाह रहे हैं, यही पैसेज का मेन मुद्दा है, और फिर उस मुद्दे से रिलेटेड और भी बातें करते हैं। तो कभी कभी पैसेज किस बारे में है ना, या तो शुरू में मिल जाता है या तो पैसेज के एंड में मिलता है। बीच में तो जो बातें हमें कहनी है उसी का डिस्क्रिप्शन रहता है, उसी का डिस्क्रिप्शन रहता है। तो चलो शुरू में देखते हैं। हाँ, पैसेज हमारा किस चीज के से शुरू हो रहा है? डिजाइन से। डिजाइन में भी तरह तरह का है। द डिजाइन हैज मैनिफोल्ड एप्लीकेशंस एंड यूसेज रेंजिंग फ्रॉम द मोस्ट ऑब्वियस, खाने को किस तरह से आप कर रहे हो प्रस्तुत, सब डिजाइन के बारे में बताया गया है। और डिजाइन में भी तरह तरह का बताया है, ठीक है। ग्राफिक डिजाइन बताया है,
मेन तो मुद्दा हो रहा है, डिजाइन की बात हो रही है ना, और फिर डिजाइन का वैरायटीज बताया गया। एस्थेटिक, खाने को किस तरह से सुंदर से सजाते हो, डिजाइन करते हो, इसका ब्यूटी भी लोगों को अपील करता है। टियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? टियोलॉजिकल भी एक तरह का डिजाइन है, ओके, जिससे हम खाने के पर्पस को सॉल्व करते हैं, ओके। और ये जो सेमियोटिक होता है ना, सेमियोटिक मतलब कोड्स या सिंबल के थ्रू डायरेक्टली लैंग्वेज में नहीं बोलना, सिंबल, ये खाने का ये सिंबल दिखा के ये बोलना, तो मतलब डिजाइन्स के बारे में ही पूरा बोला गया, ओके। तो आज मेरे को बोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है, जबकि बोर्ड का वो हो गया फॉर्मेटिंग। हाँ, तो डिजाइन और उसके यूजेस, ठीक है। डिजाइन्स में भी ना एक यही डिजाइन का एक हिस्सा है एस्थेटिक, ये भी एक फंक्शनल डिजाइन का एस्पेक्ट है, बट बात तो डिजाइन की ही हो रही, ओके। तो बताइए, आंसर बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पैसेज को तरह तरह का करेंगे, ठीक है। पैसेज को तरह तरह के मेथड से करेंगे, आप देख लो कि आपको कौन सा मतलब जल्दी हो रहा है और आपके लिए कौन सा इजी है, ठीक है। कुछ ऐसे पैसेजेस होते हैं ना, ये पैसेज का लैंग्वेज ऐसा था ना कि इसमें बड़ा अजीब सा लैंग्वेज था, मतलब इसका लैंग्वेज बहुत इजी नहीं था, क्योंकि किसी चीज के बारे में ना इन्होंने बहुत अच्छा लैंग्वेज यूज करके डिस्क्रिप्शन दिया है, और जितना ज्यादा पैसेज का लैंग्वेज डिफिकल्ट होता है ना, उतने ही ज्यादा इसके ऑप्शंस इजी होते हैं, ओके। हाँ, 5 में 5 आ गया है। नेक्स्ट वाला आ जाओ, अब एरर करते हैं। सॉरी, ये वाला जो एरर्स है ना, ये इस बार के प्री का है, ठीक है। तरह तरह का आया था, इस फॉर्मेट में भी आया था, एक लाइन वाला भी आया था, ओके। तरह तरह का फॉर्मेट में आया था। चलो आंसर बताओ, पहला वाला का आंसर बताइए। ऐसा टाइप का भी एरर आता है इस बार, जितने भी प्री में आए हुए हैं, मैं सोच रही हूँ इसको मैं आपको करवा दूं। इसमें क्या करना है, आपको 5 सेंटेंस दिया है और बोल रहा है कि पांचों सेंटेंस में आप बताओ कि इसमें से किस में एरर है, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। 3 में एरर है, तीन वाला एरर है, आपको करेक्ट चुनना है। तो ये ऐसे वाले सेंटेंस में ना कुछ भी एरर हो सकता है, आर्टिकल का भी हो सकता है, एक ही सेंटेंस में आर्टिकल, एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब। तो यहाँ मेरे को क्या क्या दिख रहा है, यहाँ मेरे को क्या क्या दिख रहा है, यहाँ मेरे को एक आर्टिकल दिख रहा है, यहाँ मेरे को एक आर्टिकल दिख रहा है, यहाँ पे नो आर्टिकल है, और यहाँ पे एक आर्टिकल दिख रहा है। सबसे पहले इस बार आर्टिकल का एरर्स बहुत आया है, चाहे ये तो सीजीएल का है, चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएस हो, आर्टिकल का एरर्स बहुत आया है। तो ओल्ड तो वॉवल साउंड है ना, तो एन चाहिए, तो ये तो वैसे भी हट गया, ये तो वैसे वैसे भी हट गया। और देखो इट इज, यहाँ पे एक आर्टिकल चाहिए, क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि यूनिफॉर्म नाउन है, ये एक पुराना यूनिफॉर्म है, ये नाउन है, और नाउन के साथ एक एडजेक्टिव आ गया तो एक आर्टिकल बनता है, बट यहाँ नहीं लगाया। कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे ही इज गुड बॉय, ये गलत है, इज गुड बॉय नहीं होगा, क्योंकि बॉय नाउन है और उसकी विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव है, नाउन एडजेक्टिव आ गया तो एक आर्टिकल चाहिए, यहाँ नहीं लगाया, तो ये भी हट गया। और इट इज द ओल्ड यूनिफॉर्म, बट यहाँ भी देखो नाउन है, ठीक है, और एक एडजेक्टिव है, तो एक आर्टिकल चाहिए ना, तो ये भी हटा दिया। ये आंसर इज डी। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा होता, ठीक है, अगर सेंटेंस ऐसा होता, चलो इसमें तो आंसर डी है, लेकिन सेंटेंस अगर ऐसा आया होता, उनको एक सेंटेंस लिखती हूँ।
ऐसा रहता। अच्छा उसी में लाती हूँ, इसको क्यों जा रही हूँ, फिर लिखना होगा। अगर क्वेश्चन ऐसा होता, अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि यहाँ पे आप वो क्या करते, ठीक है, यहाँ पे वो क्या करते ना, इट इज, यहाँ भी अगर अ लगा देते, सपोज ये तो मैंने छाट दिया और इस ऑप्शन को मैंने इस बेसिस पे छाटा ना कि यहाँ पे अ नहीं था, लेकिन अगर ऐसा होता कि दोनों जगह अ रहता, बट अ मेमोरेबल थिंग, बट अ मेमोरेबल थिंग, तो अब बताओ कि आप किसको करते। अब डिफरेंस क्या है, यहां तक तो सेम है, ठीक है, यहां तक तो सेम है, यहाँ पे द लगाया है और यहाँ पे एन लगाया, और ओल्ड के साथ द भी लग सकता है, ठीक है, द तो वॉवल के साथ भी लग सकता है, कॉन्सोनेंट के साथ भी लगता है, आप किसको करोगे। ऊपर वाले इस ऑप्शन को मैंने इसलिए छाटा था ना कि इसमें आर्टिकल नहीं था, बट सपोज एग्जाम में आर्टिकल होता, ठीक है, और ये सब सेम है, यहाँ पे देखो, फिर भी आंसर फिर भी आंसर यही होता। देखिए द लगा के हम खास करते हैं, तो हमने इट लगाकर खास कर दिया है, हम द डेफिनेट आर्टिकल है ना, किसी खास के लिए लगाते हैं, तो आपको लगेगा मैम ये खास यूनिफॉर्म की तो बात कर रहा है, तो द तो लगना चाहिए, बट इट वर्ड लगाकर हमने खास कर दिया है, फिर से द मत लगाना। ओके, इट इज द ब्यूटीफुल प्लेस नहीं होगा, इट इज फिर भी वही आंसर रहता। कभी भी ना, कभी भी ऐसा नहीं बोलोगे ही इज द गुड बॉय, ही इज द गुड बॉय, नहीं, ही लगाकर उन्होंने खास बता दिया कि ही तो वो लड़का है, ही लगाकर खास कर दिया है, ये डेफिनेट प्रोनाउन है, तो फिर से द मत लगाना, द भी डेफिनेट के लिए अ लगाना, इट इज द गुड प्लेस नहीं होगा, इट इज अ गुड प्लेस, ओके, द वाला नहीं लगाना। चलो अब नेक्स्ट वाला बताओ, आपके पास 4 ऑप्शंस है, इसमें से एक करेक्ट ढूंढना है। ऐसे सेंटेंसेस में ना आप फटाफट अपना नजर तेज रखिए, नजर तेज रखिए मतलब ऐसे देखो कि चारों सेंटेंस में क्या डिफरेंस दिख रहा है। ऑप्शंस को फटाफट छाटिए। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट वॉवल साउंड है ना, तो एक्सीडेंट के साथ अ नहीं लगना चाहिए था ना, एन लगना चाहिए, तो ये तो वैसे ही हट गया, तो ये तो हमने आर्टिकल के बेसिस पे छाट दिया। अब देखो और क्या है, और क्या है, यहाँ पे एन लगा है, द लगा है, अ हेलमेट लगा है, एन हेलमेट तो नहीं होगा ना, एन तो वॉवल साउंड होता है, बट हेलमेट तो कॉन्सोनेंट है, तो ये भी नहीं होगा, आपका 2 ऑप्शन तो हट गया, अ हेलमेट होना चाहिए, एन हेलमेट नहीं, अब 2 में चुनना है। अ राइडर हु मेट, अब देखो यहाँ पे अ लग रहा है, जो गाड़ी चला रहा था ना, तो सेकंड और थर्ड में बताना, वो राइडर चालक जो गाड़ी चला, जिसके साथ हादसा हुआ, वो हेलमेट पहने ही, अरे ये तो बड़ा इजी कर दिया, एन पुलिस कर दिया, पुलिस द होगा, और किसी खास राइडर की बात हो रही है ना, जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, तो अ तो नहीं लगा, आर्टिकल का एरर बहुत दिया है, इसलिए मैंने शुरू का आर्टिकल का ही एरर था। 6th, यहाँ पे नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे नहीं है, आर्टिकल तो आएगा ना, क्योंकि ये नाउन है, और नाउन के साथ एक एडजेक्टिव आ गया तो एक आर्टिकल बनता है ना, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं। और जब मैंने आपको आर्टिकल चैप्टर पढ़ाया था, ऑर्डिनल्स के साथ, कंपैरेटिव्स के साथ, सुपरलेटिव्स के साथ द तो लगेगा ना, किसी खास डे के बारे में बोल रहे, कौन सा डे, छठा डे, तो द लगेगा, अ नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वाला थोड़ा सा मैंने शुरू में बता दिया है, नेक्स्ट वाला अब आपको करना है। द एक्सीडेंट कैसे, किसी खास हादसे की बात हो रही है, किसी खास कोई भी हादसा नहीं है जो उस राइडर के साथ हुआ है। एन एक्सीडेंट का मतलब तो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। ऑप्शंस देखिए कहां पे क्या है, आर्टिकल का बहुत सारा एरर्स आया था, आप देख रहे होगे इस बार के प्री में,
दो ऑप्शन को किसी हाल में उड़ा दीजिए। हॉस्पिटल के साथ एन तो लगेगा नहीं, हॉस्पिटल के साथ एन तो लगेगा नहीं, और दूसरा लाइफ के साथ भी एन नहीं लगेगा, लाइफ कॉन्सोनेंट, एन तो ववल के साथ लगता। अब दो ही बचा, और अ डिसीजन मतलब कोई भी डिसीजन, और द डिसीजन मतलब किसी खास डिसीजन के बारे में बात कर रहे हैं। कोई खास डिसीजन ही है कि हॉस्पिटल बदलने का डिसीजन, तो किसी खास डिसीजन की बात हो रही है ना। और डिसीजन तो कोई भी हो सकता है। फर्स्ट इसमें आर्टिकल है, दो ऑप्शन को छांट लीजिए। एन वॉरियर तो होगा नहीं, फॉर एन राइट, एन वोवल के साथ नहीं यूज होता, वेवल के साथ यूज होता, बट आर तो कॉन्सोनेंट है। ये भी द वॉरियर वॉज वेटिंग फॉर अ राइट टाइम, तो और एन लायन तो होगा नहीं, द और अ राइट टाइम नहीं होगा, किसी खास टाइम का वेट कर रहा था, एकदम सही समय का, तो किसी खास टाइम का वेट कर रहा था, तो अ राइट टाइम नहीं होगा ना, द राइट। ये एक मिनट, एक मैसेज डाल दो। मेरी टीम अचीवर का स्पेलिंग हमेशा रॉन्ग लिख देते हैं। याद रखना, इंडिया इज अ यूनाइटेड। अब बोलोगे कि मैम काफी सारे बच्चे ना इसको करेंगे, काफी सारे बच्चों का आंसर डी भी आएगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि मैम यू है, यू तो वॉवल होता है ना, और वॉवल के साथ तो एंड लगाते ही है। बट यहाँ हम वॉवल देख के नहीं लगाते, हम तो उच्चारण करते हैं। यहाँ यू का उच्चारण, जैसे अम्ब्रेला भी यू से शुरू हो रहा है, बट यहाँ अम्ब्रेला का उच्चारण अ है, अ आ ई का उच्चारण आए तो यूल यूज एन, बट यूनाइटेड में अ का उच्चारण नहीं आ रहा, य का आ रहा है, तो अ यूनाइटेड होगा। ये तो ऐसे ही हट गया है। जो बच्चा डी दे रहा है गलत है, गलत है दिशु, तो डी तो गलत हो गया। अब देखो, इंडिया इज अ यूनाइटेड कंट्री एंड शैल रिमेन सो, सब है। और याद रखना है ना, एक नेशन के तौर पे, ठीक है, किसी खास नेशन के तौर पे, जैसे हम बोलते हैं ना एक टीचर के तौर पे, तो एज द टीचर नहीं होता, एक टीचर, एक टीचर कोई भी टीचर हो सकता है। मैं भी एक टीचर हूं और मैं पूरे टीचर कम्युनिटी के बिहाफ पे बोल रही हूँ, तो एज द टीचर नहीं होता है, और एज टीचर भी नहीं होता। एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट मैं आपको ये बोलूंगी, एज अ टीचर, एज अ डॉक्टर, तो अ लगाते हैं, द मत लगाना। एज अ नेशन, एक नेशन के तौर, एज द नेशन नहीं होगा, किसी खास नेशन की बात थोड़ी हो रही है, यहाँ पे खास की बात हो रही है। एक राष्ट्र के तौर पे इंडिया एक यूनाइटेड कंट्री है। एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ये भी तो एरर ही है। द इट वाला अभी मैंने तुरंत समझाया है, इट लगाकर खास कर दिया, इट इज द कोल्ड डे नहीं होगा, इट इज अ कोल्ड डे, इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट लगाकर खास कर दिया है, फिर से द मत लगाइएगा, ऐसा एरर आ रहा है एग्जाम में। ही इज द गुड बॉय नहीं होगा, ही इज अ गुड बॉय, तो तो चलो यहाँ ठीक है। अब दूसरा देखो, इट वॉज अ हेक्टिक डे फॉर सुजैन विद द लॉट ऑफ परचेज, और लॉट ऑफ के साथ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए था, नहीं आया है।
यहाँ भी द लॉट ऑफ नहीं होगा, अ लॉट ऑफ, ऐसा आना चाहिए, लॉट ऑफ परचेजेस, ये सही। इसमें मैं थोड़ा सा हेल्प कर दे रही हूँ आपको, ताकि मैं जो नेक्स्ट वाला लाऊंगी ना उसमें आप समझ जाओगे कि क्या अप्रोच होना चाहिए। अभी तो मैंने आर्टिकल, हाँ देखो यहाँ तक ना, यहाँ तक हमारे 40 सीजीएल प्री में 30-40 सेट्स आता है। तो कुछ के सेट्स में ऐसा टाइप वाला था और कुछ के सेट्स में ये बच्चों वाला था। तो सीजीएल तो थोड़ा सा प्री तो गैम्बल हो जाता है ना, किसी का बहुत इजी आ जाता है, किसी का बहुत टफ आ जाता है। ये आपके हाथ में नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हो। तो बताओ नीतू, ये तो इतना इजी है, बताओ ये जिसके एग्जाम में आया है वो दिन रात पूजा पाठ करता होगा, उसी के एग्जाम में आया हो। यहाँ से मत देखना, यहाँ से चेक नहीं करना है आपको, चेक यहाँ से करना है। नीतू सिंगुलर है तो हैज लगाना, हैज। नेक्स्ट एन लायन है, बताओ तो इजी है। अभी स्कोर नहीं बताना है, अभी स्कोर नहीं बताना है। लायन इज द मोस्ट, यहाँ पे लाइन के साथ एन होगा ही नहीं ना, तो फोर्थ में फर्स्ट मत मानना, ये एन लाइन वाला द लाइन लगा दें। आप बोल रहे हो मैम आपने द क्यों लगाया, ठीक है, द क्यों, अ लायन क्यों नहीं लगाया, द क्यों लगाया? इसलिए मैंने लगाया ना, जब मैंने आर्टिकल आपको पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था ना कि द पूरे कम्युनिटी के लिए होता है। ओके, द लायन इज द मोस्ट फेरोशियस, जब हम पूरे बिरादरी पूरे कम्युनिटी को एक्सप्रेस करते, वैसे तो द खास के लिए यूज होता है, द स्टूडेंट ऑफ द क्लास, किसी खास स्टूडेंट की बात हो रही है, बट कभी कभी हम द पूरे कम्युनिटी के लिए भी लगाते हैं, तो सब लायन खूंखार ही होता है, द लायन। जैसे बोलते हैं ना द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो मैं सारे काउ के लिए बोल रही हूँ। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द भी लगा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। I think Jeremy will not have saved enough money by the time the year ends. मुझे लग रहा है ना जब तक साल खत्म होगा उसके पास बहुत सारे पैसे नहीं बचने वाले हैं। तो यहां मत देखना, यहां से क्या एरर है, मॉडल वर्ब के साथ हैव आ गया, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना, सेव्ड सेव्ड सेव्ड। The Datta company has not been making new school bags since the lockdown commenced. जब से इसने अंडरलाइन कर दिया है और बता दिया है कि कहाँ पे एरर है। देखो एरर पूछने का बहुत सारा स्टाइल होता है। अब ये बोल रहे हैं ना कि अगर यहाँ पे एरर है तो हैज नॉट बीन, तो यहाँ से देख लेना, यहाँ पे एरर है मतलब यहाँ देख लेना। जब से लॉकडाउन हुआ है ना, कमेंट्स का मतलब है जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है। हैज के बाद आईएनजी फॉर्म थोड़ी आता है, हैज के बाद थर्ड फॉर्म आता है, मतलब इस बीन में गड़बड़ी है। She was waiting for an opportunity to start her new business. एमटीएस का भी रिजल्ट आ चुका है कल, इस बार हल्ला हंगामा नहीं हो रहा है भाई, क्या बात है, मैथ्स के टीचर सब कहाँ चले गए, हल्ला वल्ला नहीं हो रहा है एमटीएस के स्टूडेंट के लिए, ये मेरा है ये तुम्हारा है। सीजीएल में तो हल्ला हंगामा होता है, कहाँ गए सब? अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी ये वोवल साउंड है, उसके साथ अ नहीं होगा, एन अपॉर्चुनिटी, अ का साउंड आ रहा है ना, आ ई का है। इस बार एमटीएस का सीट्स भी कम था,
ये एमटीएस का सीट्स भी मुझे लग रहा कितना था, कितना होगा, 2000 था। आपका एग्जाम में एरर बन जाएगा। ही वॉज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, वो एक मौके का वेट कर रहा था अपना काम स्टार्ट करने के लिए। ये आपके प्री का ही है, जब यहाँ बन रहा है ना, प्रीवियस पेपर बन रहा है तो वहां भी बनेगा। शी इज इन एन हरी, देखो क्या बच्चों वाला एरर पूछ दिया है। आर्टिकल से पता नहीं, जिसने भी पेपर सेट किया था इस बार सीजीएल प्री का, उसको आर्टिकल से बहुत प्यार था। हरी वॉवल साउंड नहीं है ना, कॉन्सोनेंट है। सेंस सही है, लास्ट क्वेश्चन में देखना होगा, देखा नहीं मैंने। एक हाँ, सिंस लॉकडाउन, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो यहाँ सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है ना। ओके, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से लेकर अब तक। ओके, और सिंस के बाद सिंपल पास्ट भी आता है, आया भी है। जब से लॉकडाउन स्टार्ट किया तब से लेकर अब तक, सही है। मैंने तो, हाँ, हमारी टीम ने फॉर्म डाल दिया है। अच्छा, अराउंड 1500 वैकेंसीज थे। ओके, 1500 वैकेंसीज था, टीम ने डाल दिया है, बच्चे अपना फॉर्म भर रहे हैं। अभी मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही थी तो देयर वाज वन गर्ल ना, क्या नाम था उसका, शिखा या दीक्षा कुछ नाम था। और उसने बोला कि मैम मेरा रैंक 141 है, ऑल इंडिया रैंक, और मेरा इंग्लिश में 75 में 75 आया। तो मैं पूछी कि कौन सा एग्जाम है, उसने एग्जाम नहीं बताया था। देन मैंने फिर गेस किया कि ये तो एमटीएस का ही होगा ना, एमटीएस का। एमटीएस में काफी सारे बच्चों का फुल मार्क्स आया है। शी वॉज इन अ हरी। माई मदर है, फिर से आर्टिकल का एरर। माई मदर इज अ ऑनेस्ट एंड वेल नोन विमेन इन द सोसाइटी। इन हरी नहीं होता, इन अ हरी। इन अ हरी, ही इज इन हरी नहीं होता है। ही इज इन प्रॉब्लम नहीं होगा, ही इज इन अ प्रॉब्लम। बाय अ मिस्टेक नहीं होता, बाय मिस्टेक ये सब तो मैंने लिखवा दिया है। हॉस्पिटल के साथ आर्टिकल लग सकता है, लग सकता है। शिखा नाम था, ओके। ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, हॉनेस्ट नहीं है। ऑनेस्ट ओ आ रहा, अ वाला आ रहा है, एन। हॉनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट। क्या भाई, बफरिंग हो रही है। अभी ठीक हो गया, अभी ठीक है। हॉनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट है, ओ आ रहा है, ओ, एन लगेगा, एन एन एन। देखो कितना आर्टिकल से प्यार है। आई लव टू रीड सर्टेन स्टोरीज फ्रॉम अ महाभारत। अब देख रहे हो, पता नहीं क्या हो गया इस पर्सन जिसने भी सेट किया है। मतलब अभी तक 50% एरर आर्टिकल का ही है। किसी भी धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले द वेदास, द कुरान, द बाइबल, द रामायण। प्यार हो गया है महाभारत से नहीं, आर्टिकल से। और जिसने भी मेंस का पेपर सेट किया है ना, उसको इंग्लिश का नॉलेज ही नहीं। आधा से अधिक आंसर ना रॉन्ग दे दिया। अपॉर्चुनिटी नाउन है, अपॉर्चुनिटी का प्लूरल अपॉर्चुनिटीज बनता है। माई यंगर ब्रदर वर अटेंडिंग अ शॉर्ट टाइम कंप्यूटर कोर्स दीज डेज। थोड़ा सा आपको प्रीवियस पेपर भी करवा देना चाहिए। देखो आंसर जो गलत दे दिया है ना, मैं उसके बारे में क्या बोलूं। बच्चों ने जो मेरे पास कोर्ट में केस फाइल करने के लिए, बच्चों ने जो मेरे पास भेजा था ना, मैंने उसको अपने कम्युनिटी पे, मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर अपनी तरफ से कर दिया है। पर ये नहीं जानते हैं ना, ये इतने बदमाश है ना, ये इतने बदमाश है। ये कोर्ट वोट का चक्कर करते करते ना, आपका पता चला कि 2024 वाला आ गया। अब बच्चा सोचेगा कि अरे कोर्ट में जा जाके घूमे या तैयारी करे, फिर इसमें ध्यान लग जाएगा। ओके, द यंगर ब्रदर सिंगुलर है, तो यंगर ब्रदर के साथ देखो, ये आपका इस साल का पेपर है, इस साल का इतना इजी पेपर है, वॉज होगा बस।
और कोई भी ना कोर्ट वोट जाना नहीं चाहता है, ठीक है, कोई भी कोर्ट कचहरी जाना नहीं चाहता है। और आप लोग तो स्टूडेंट हो, कहाँ से इतना पैसा लाओगे? ठीक है, कहाँ से आप लोग इतना पैसा लाओगे कोर्ट में केस? और दूसरा आपका टाइम वेस्ट, केस मतलब टाइम वेस्ट। अभी अभी अन अकेडमी के साथ ही, चलो अन अकेडमी के साथ तो मेरी डीलिंग्स वगैरह सब ठीक ठाक से हो गई थी, तो मैं तो बहुत सेफली निकल गई थी। अब कुछ बैंकिंग के टीचर्स पे उन्होंने फिर केस वेस भी कर दिया था, उन्हें भी कितनी परेशानी हो रही थी, जो कि गलत था। और जब भी केस वेस होता है ना, तो अंत में टीचर ही जीतते हैं। तो मतलब जीतना क्या है, मतलब केस टीचर के फेवर में ही जाता है। लेकिन परेशानी होती है ना, परेशानी हो जाती है। तो मेरे साथ तो चलो उन्होंने कुछ सेफली सब चीज़ हो गया था, सेफली सब चीज़ हो गया था। नहीं, कुछ टीचर्स को परेशान किया, तो केस वेस में बच्चा कहाँ उलझेगा? बच्चा सोचेगा चलो तैयारी कर लिया। आफ्टर नोइंग ट्रूथ, ऐसा वाला एग्जाम्पल तो मैं आपको जब वर्ब पढ़ाती हूँ तो देती हूँ। सच्चाई जानने के बाद ज्यूरी ने सही डिसीजन लिया। केस वेस में पूरा पैसा ड्रेन हो जाता, पैसे वैसे लगते हैं। हॉस्पिटल के साथ बताया नहीं, कंफ्यूजन में है। हॉस्पिटल के साथ अ हॉस्पिटल लगेगा। अरे नोइंग, नोइंग सही है, यहाँ पे नोइंग वर्ब नहीं है, जीरेंड है। ठीक है, नोइंग प्रेपोजिशन के बाद जीरेंड आता, सही है। बताओ कहाँ पे आंसर? यही है, क्या एरर है? सच्चाई जानने के बाद, सच्चाई मतलब किसी खास मुद्दे की सच्चाई की बात हो रही है ना, किसी खास मैटर की सच्चाई। तो यहाँ पे आफ्टर नोइंग ट्रूथ नहीं होगा, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ। और नोइंग सही है, क्योंकि यहाँ नोइंग वर्ब थोड़ी है, जीरेंड है। प्रेपोजिशन के बाद जीरेंड नाउन के रूप में आता, द आएगा, द। आई एम नोइंग, ये मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, आई एम नोइंग द ट्रूथ, वहां पे नोइंग गलत है क्योंकि वर्ब है, बट जीरेंड के लिए सही। Darshan wished he hadn't went to the theme park in the first place. हाँ, दर्शन ने ये विश किया कि काश काश मैं नहीं गया होता। हैड के साथ वर्ब का V2 फॉर्म थोड़ी आता है, हैड के साथ V3 आता है, हैड गॉन। तो कभी कभी बहुत सारे बच्चे इस बैच में ऐसे होंगे ना, जब मैं आंसर बता रही होंगी ना, तब उसके दिमाग में आ रहा हो माय गॉड कैसे गलत कर दिया, ये तो हमने क्लास में पढ़ा था कि हैड के साथ V3 आता है। ये तो पता होने के बावजूद भी ना, जब सेंटेंस आया तो हम पता नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रैक्टिस की कमी से होती है। ठीक है, प्रैक्टिस ने कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस की कमी रह गई है, वो आप करो, आपका हो जाएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन, आंसर बताने के बाद आपके दिमाग में स्ट्राइक करता होता, ओ माय गॉड शिट, मैंने तो ये, मुझे पता था, कैसे मुझे सेंटेंस में नहीं दिखा। तो दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, बता देने पे फिर ध्यान आ जाता होगा, तो उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना है, सबके साथ होता है, सब हिम्मत नहीं हारते हैं, बनाते हैं, आप भी करो। द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, ये देखो, ये देखो, ये जो क्वेश्चन आया था ना, ये बड़ा डाइसी था। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा डाइसी सा था। कुछ बच्चों को लगा कि मैम ये सेंटेंस पास्ट में है ना, पास्ट में, ये इसी बार का है। CGL ने क्या आंसर दिया था बताऊंगी, ये पास्ट में है तो इसको विल को वुड कर देते हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है। तो कुछ को लगा कि पास्ट है तो इसको वुड कर देते हैं, कहाँ गया, तो उसका इसको वुड करते हैं, तो उनका आंसर तो थर्ड वाला होगा। और कुछ बच्चों को लगेगा कि जब ये फ्यूचर है, जैसे कंडीशनल सेंटेंस में एक फ्यूचर जाता है तो एक सिंपल प्रेजेंट भी तो जाता है,
एक भाग सिंपल प्रेजेंट जाता है, तो कुछ बच्चों को लगेगा चलो इसको ट्राई कर देते हैं। इन शॉर्ट इफ दे ऑल ट्राई टू, ये उनका आंसर 4 जा सकता है, कुछ का आंसर 3 जा सकता है। एग्जाम में ना दोनों तरीके से आ सकता है। ओके, एग्जाम में आज पहली बार आए हो ऑनलाइन एंड वेलकम है, वेलकम। दोनों जा सकता है, दोनों जा सकता है। अब बेचारा बच्चा फंसेगा कि क्या किया जाए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन सीजीएल में आ जाता है। और वो इतने तानाशाह है ना, वो इतने डिक्टेटर है, इतने तानाशाह है ना कि वो जो अपना आंसर निकाल देंगे उसी को मानेंगे, चाहे वो आंसर इस बार तो चलो कुछ किया भी है, डिस्क्रिपेंसी भी डाला है, कुछ में दोनों आंसर जा सकता है तो डिस्क्रिपेंसी में डाला, और कुछ तो एकदम सरासर गलत है बट उसको भी सही मान रहे। तो उन्होंने आंसर क्या दिया था, वुड दिया था। देखो ये बोल रहे हैं ना, इफ, अगर उन्होंने टाइम से प्रपोजल सबमिट किया होता, इसका मतलब है उसने टाइम से नहीं किया पास्ट में, तो उनको फंड्स मिल गया होता। तो यहाँ पे वुड ही लगा दो, वुड वुड वुड। ऑन टाइम किया होता, इसका मतलब है ऑन टाइम नहीं किया है, पास्ट में घटना हो चुकी। 20 तक कर लेते हैं। करण कॉल्ड द रेस्टोरेंट टू आस्क इफ ही कुड सर्व अ टेबल फॉर टुमारो। करण ने रेस्टोरेंट कॉल किया, ठीक है, एंड पूछा कि क्या कल के लिए टेबल मिल सकता है। सबसे पहले तो एरर यहीं पे, करण सिंगुलर है, करण सिंगुलर है तो करण के साथ कॉल नहीं लगना चाहिए, कॉल्स लगना चाहिए। अब मुझे बताओ कि कॉल्स होगा या कॉल्ड होगा, कॉल्ड क्या होगा? हाँ, बीपीएससी में 5 ऑप्शन आया था, तो क्या दिक्कत है? बैंकिंग की तरह पूछ दिया होगा, क्या दिक्कत है? आज मैं आपको शाम में 5 बजे क्लास लेने वाली हूँ, बट अभी मैं यूट्यूब क्लास करने के बाद देख रही थी ना, काफी सारे क्वेश्चंस ना टेंस में रिपीट हो गए हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया है, 2 को कंबाइन करने के लिए बोला था, काफी सारे, लेकिन कर लेंगे प्रैक्टिस, क्योंकि अगर मैं उसमें से रिपीटेड कुछ हटने चलूंगी ना तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। आपका पीडीएफ तो 94 या 96 क्वेश्चन के साथ चला। हर दिन का करण को घर में खाना नहीं मिल रहा है क्या? हर दिन करण कॉल करता है रेस्टोरेंट में कि क्या कल मेरे लिए एक टेबल रिजर्व कर दोगे? हर दिन करता है करण। करण ने पास्ट में कुड है, पास्ट में किया था कि कल के लिए टेबल, करण कॉल्ड या हैज कॉल्ड कर सकते हो। ओके, तो चलो यहीं तक रखते हैं, ठीक है, यहीं तक रखते हैं, एंड करते हैं। शाम में 5 बजे मैंने एक टेंस का सेशन डाला हुआ है, आ जाना। मतलब जो बच्चे ग्रामर वाले हैं वो मैं टेंस वहाँ कंप्लीट कर लेंगे, और मुझे एक अच्छा आइडिया आ गया, उस बैच के बच्चों को इसी बैच में बुला लूंगी, और इसी बैच में ना मैं वॉइस और नरेशन भी करवा दूँ, दोनों काम हो जाएगा। उस बैच के बच्चों का भी काम हो जाएगा, और आप लोग जो डिमांड कर रहे हो वो भी हो जाएगा। ओके, हर दिन कॉल नहीं कर रहा है, उसकी मम्मा घर में खाना बनाती है, हर दिन थोड़ी कॉल कर रहा है कल मेरे लिए टेबल बुक कर देना, किसी एक दिन पास्ट में किया होगा। ओके, तो एंड किया जाए। थैंक यू एवरीवन। अपने एंड से भी पढ़ते रहिएगा, वोकैब का रिवीजन करते रहिएगा। अब मेरा क्या है, मेरा सहारा तो आप ही लोग हो। ओके, मेरा सहारा आप ही लोग हो। इस बार का तो जिसने सिलेक्शन देना है दे दिया, ठीक है, जिसने सिलेक्शन देना है दे दिया है। अब अगले साल की तैयारी भी तो करनी है, तो अगले साल का सिलेक्शन 2024 वाला ये आप ही लोग दोगे ना। तो थोड़ा सा मेरे ऊपर मर्सी करना है, मेरे ऊपर रहम करना है, मर्सी करना है और पढ़ लेना है, नहीं तो फिर मेरे को सिलेक्शन नहीं मिलेगा, मोरल डाउन हो जाएगा। दे देना। ओके, थैंक्स फॉर द सेशन। मीटअप वगैरह होगा, बस वेट किया जा रहा है। देखो इस साल ना मैंने 2 मीटअप कर लिया, काफी सारे बच्चे मीटअप कर रहे हैं, मैम अभी तक क्यों नहीं कर रहे? अरे मीटअप में खर्च भी होते हैं बहुत। इस साल में मैंने अप्रैल में एक मीटअप किया, एक जुलाई में मीटअप किया, एक साल में 3-3 मीटअप कहाँ से हो जाएगा? और मेन कारण है, चलो खर्च तो होता है, ये मेन कारण क्या है ना, मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि CHSL का भी रिजल्ट आ जाए एग्जाम होके, और स्टेनो का स्किल टेस्ट है जनवरी में, इनका भी सिलेक्शन हो जाए।
नहीं तो फिर ये मेरे से गुस्सा हो जाएंगे कि मैम, क्योंकि मीटअप हर एग्ज़ाम का नहीं होता है ना, CHSL का अलग मीटअप तो सब एक साथ होता है। इनका एग्ज़ाम्स वगैरह हो जाए, रिजल्ट आ जाए, तब एक साथ मीटअप किया जाए। 10th का बैच जो है आज शाम में 5 बजे होगा, और विकास को तो मैंने वैसे बोल दिया था, मैंने क्लास को शेड्यूल किया है ग्रामर वाले बैच में। ग्रामर के बैच में जाके देखना 5 बजे एक क्लास लगी हुई होगी। वेरी गुड, भर भर के सिलेक्शन दे देना। विनायक, वेरी गुड, नेक्स्ट ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर।